नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले के हटा स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र राजेंद्र सिंह राजपूत ने महज 3 साल की मेहनत से द स्नेल बुक नामक जंतु विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखकर प्रदेश भर में मिसाल कायम की है। खास बात यह है कि अभी उनकी BSc की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और इतनी कम उम्र में शोध आधारित पुस्तक लिखने वाले वे मध्य प्रदेश के पहले छात्र बन गए हैं। यह पुस्तक विशेष रूप से घोंघा प्रजाति पर आधारित है और इसे मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ प्रोफेसरों, DPC शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा सत्यापित कर स्वीकृति दी गई है। साथ ही दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने राजेंद्र की सराहना करते हुए बधाई पत्र भी भेजा। राजेंद्र को इस उपलब्धि पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PK ढाका, हिंदी विभाग की श्रीमती आशा राठौर, वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर मुकेश कुमार, डॉक्टर शिवानी राय और विधायिका श्रीमती उमा देवी खटीक सहित कई गणमान्यजनों ने शुभकामनाएं दी हैं। उनकी यह उपलब्धि युवा विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। सागर के स्मार्ट सिटी ऑफिस में कलेक्टर संदीप GR के निर्देशानुसार CM हेल्पलाइन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना और प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। इस पहल के तहत नागरिकों को अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला। यह कैंप प्रशासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक हलकों में गर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी बसपा की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और BJP दोनों को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने राहुल गांधी की लोकसभा में चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह चुप्पी इंडिया गठबंधन के भीतर बेचैनी का कारण बन रही है। संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही मायावती ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की खामोशी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में हुई लंबी चर्चा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ नहीं बोलना अर्थात CAA की तरह संविधान उल्लंघन का मामला होने के विपक्ष के आरोपों के बावजूद इनका चुप्पी साधे रहना क्या उचित? इसे लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश व इनके इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि वैसे भी देश में बहुजनों के हित, कल्याण व सरकारी नौकरी व शिक्षा आदि में इन वर्गों के आरक्षण के अधिकारों को निष्प्रभावी व निष्क्रिय बनाकर इन्हें वंचित रखने के मामले में कांग्रेस, भाजपा आदि ये पार्टियां बराबर की दोषी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इनके छलावा से बचना जरूरी है। इनके ऐसे रवैयों के कारण उत्तर प्रदेश में भी बहुजनों की स्थिति हर मामले में काफी बदहाल व त्रस्त, जबकि भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट, साथ ही बिजली व अन्य सरकारी विभागों में बढ़ते हुए निजीकरण से हालात चिंतनीय। सरकार जन कल्याण का संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। मायावती ने इससे पहले बृहस्पतिवार को भी एक बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को रखने का नया प्रावधान अनुचित है। इसका मुस्लिम समाज में भारी विरोध भी है। इसी के तरह अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए पुनर्विचार करती है तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो ने अपने बयान में कहा है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा बिहार में बोधगया मंदिर प्रबंधन के संबंध में जो कानून बनाया गया उसमें DM की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया था, जो पहली नजर में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभाव पूर्ण लगता है। इससे पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व अनुयायियों में आक्रोश है। वे इस कानून में परिवर्तन की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलित भी हैं। सरकार की इस अनावश्यक दखलंदाजी की वजह से ही मां बोधि मंदिर में पूजा पाठ, देखरेख, संपत्तियों के संरक्षण आदि के साथ ही
लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण बनी रहने की शिकायत है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, भाजपा व अन्य जातिवादी पार्टियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके बहकावे में नहीं आना है और अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा के बताए रास्ते पर ही चलना है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है कि वह आतंकियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्यवाही करें। यह देश व नागरिकों के हित में होगा। वहीं इससे पहले मायावती ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा था, संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं है। अब इस बिल के पास जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से नए वक्फ कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। शिवपुरी में हनुमान जयंती का अनोखा उत्सव, 9 तोपों की सलामी। फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला आरोपी नरेंद्र यादव अब पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन पूछताछ के दौरान वह लगातार बयान बदल रहा है, जिससे जांच एजेंसियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार नरेंद्र यादव पर फर्जी डिग्री के आधार पर चिकित्सा सेवाएं देने, लोगों को धोखा देने और अवैध तरीके से क्लिनिक चलाने जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस को शक है कि उसके पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा रैकेट भी सक्रिय हो सकता है। पूछताछ में नरेंद्र यादव ने कई बार अपने बयान बदले, कभी अपनी डिग्री असली बताई तो कभी दूसरे राज्यों से जुड़ी फर्जी जानकारियां दी। जांच अधिकारियों का मानना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से आरोपी की सच्चाई सामने लाने में मदद मिलेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि नरेंद्र यादव पर लगे आरोप सही पाए गए तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। पूछताछ में लगातार बयान बदल रहा है आरोपी। तो देखिए, लगातार फर्जी डॉक्टर मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब ये आरोपी लगातार अपना बयान बदल रहा है। बयान बदलने के बाद टेस्ट का निर्णय ले लिया गया है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी नरेंद्र यादव, जिसने अपना नाम बदलकर 7 हार्ट सर्जरी की जिन लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, फर्जी डॉक्टर मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव का अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र और नक्सलवाद पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, आज भगवान श्री हनुमान जी की पावन जयंती का अवसर है और छत्तीसगढ़ तो धर्म प्रदेश है। यहाँ एक से एक धार्मिक कार्यक्रम निरंतर कहीं न कहीं होते ही रहते हैं और हर धार्मिक कार्यक्रम में विशिष्ट जनों को, विशेष करके धार्मिक क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे ही किसी कार्यक्रम के लिए हमको यहाँ आना हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन बागेश्वर का एक बयान आया है कि कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो इसके बीच
का अंतर आप क्या समझते हैं और ये किस दिशा में वो कहना चाह रहे हो, कट्टरता को क्या विषय होगा? बात हिंदू राष्ट्र की चली थी, अब सुना है कि कोई हिंदू गांव बना रहे हैं। तो हिंदू गांव और हिंदू राष्ट्र दोनों में तो बड़ा अंतर है। और जो उनका गांव है, लोगों ने कहा कि ये भी तो हिंदू गांव ही है, फिर आपको अलग से हिंदू गांव क्यों बनाना पड़ रहा है? वो कह रहे हैं हमको कट्टर हिंदू बनाना है। तो अब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कट्टर हिंदू से उनका क्या तात्पर्य है। इसका कहना अगर आशय समझा जाए तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कट्टर हिंदू राष्ट्र को किस दिशा में कहना चाहिए? भाई ये देखिए, जब कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है तो उसी से पूछना पड़ता है कि तुम्हारे द्वारा अभिप्रेत अर्थ क्या है, तुम इस शब्द से क्या कहना चाहते हो। क्योंकि कट्टर का मतलब सामान्य रूप से शब्दकोश में अलग होता है, लेकिन आजकल तो अपने ढंग से लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब उन्हीं से हम लोग जानना चाहेंगे कि कट्टर से उनका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करें। देखिए, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नक्सल की समस्या जारी है और ये जो आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक का बेल्ट है, उसमें छत्तीसगढ़ का ये कोना भी आता है जिसमें नक्सल प्रभाव पड़ा हुआ है। हम तो लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं और नक्सलियों से भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने लंबे समय से गोलीबारी की है, जंगलों में भाग भाग करके जीवन जिया है। क्या आप उपलब्धि आज तक प्राप्त कर सके? कोई उपलब्धि तो नहीं मिली है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मुख्य धारा में आना चाहिए और अपनी बातें स्पष्टता के साथ बैठ करके करनी चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। ये जो आपका तरीका है, ये पुराना भी पड़ गया और लगभग फेल भी हो चुका है। वक्त को लेकर बहुत चर्चा है। पश्चिम बंगाल सरकार में एक मंत्री हैं असदुद्दीन, उनका ये कहना है कि हम सड़क भी जाम करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा बंगाल को ठप कर देंगे, बंद कर देंगे। आप कैसे देखते हैं? जितना ये सब करेंगे ना, उतना ही लोगों के मन में उनके प्रति विपरीत भाव आएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें। जितना इस तरह का आचरण किया जाएगा, उतना ही उनके ऊपर लोगों का भाव विपरीत होता चला जाएगा और उनको कठिनाई होने लग जाएगी। ये सब करना उचित नहीं है। क्योंकि वक्त की तरह सनातन बोर्ड की भी मांग हो रहे हैं, तो इस पर आप बात यह है कि वक्त की तरह सनातन बोर्ड, ये बात ही बिल्कुल पचने वाली नहीं है। सनातन तो सनातन है ना, सनातन की अपनी चीज़ें होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की तरह हम उनके नकलची कब से हो गए? और उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा कार्य कर दिया है, बहुत बढ़िया मॉडल बना दिया है कि हम उसका अनुकरण करें। इसलिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो बहुत कच्ची बात कर रहे हैं। ये सनातन की बात नहीं। बात यह है कि बीजेपी को धर्म की राजनीति करना है, धार्मिकों का पोषण तो करना नहीं है। धार्मिक जो मामले हैं, हमने कहा था, बार बार अनुरोध करके कहा, यहाँ सम्मेलन करके कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ माता की रक्षा के लिए आप कानून लेकर के आइए, राज्य माता घोषित करिए। क्यों नहीं किया? आपको धर्म का काम नहीं करना है, आपको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, जो कि अस्वीकार है। मराठी दुर्ग जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर 6 साल की मासूम बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई और निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके के मामले लगातार देश में भी देखे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। किस तरीके से सरकार, देखिए, जो दुष्ट लोग हैं वो अपनी दुष्टता में कमी नहीं कर रहे हैं। निर्ममता, आपने अभी शब्द का प्रयोग किया, वो निर्मम प्रहार कर रहे हैं आम जनता के ऊपर, कोई दया माया नहीं रख रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसे अपराधियों के ऊपर क्यों दया कर रही है? अगर सरकार भी वही निर्ममता इन अपराधियों के प्रति दिखाना शुरू कर दे, ये ठंडे हो जाएंगे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं निर्मम नहीं हो पा रही है, यही कठिनाई है। वो तो अपनी निर्ममता जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकारें उनके ऊपर ममता दिखा रही हैं। गौराष्ट्र की जो आपकी मुहिम रही, गौराष्ट्र की जो आपकी मुहिम रही, वो कहाँ तक पहुँची? हमारी मुहिम आगे बढ़ रही है। हमने कुंभ में आशा की थी कि वहाँ से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें कुछ न कुछ कहेंगी, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा वहाँ पर हो रहा था। कहा गया कि जाने कितने करोड़ लोग वहाँ पर आ गए और इकट्ठा हो गए, लेकिन ऐसे मंच का भी सनातन धर्म की इस मांग के लिए कोई उपयोग नहीं किया गया। हम लोगों ने 33 दिन का समय दिया था। 17 मार्च को दिल्ली में हम पूरे दिन प्रतीक्षा करने के लिए गए थे। वहाँ पर हमारी जो अनुमति थी, जहाँ पर बैठना था, हमको उसको निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद हमने सभी पार्टियों के दफ्तर, सभी माने मुख्य सभी पार्टियों के दफ्तर के सामने जा कर के 17 तारीख को उनसे पूछ लिया
कि बताओ गाय के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। पक्ष में तो हो नहीं, क्योंकि निरंतर गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हारी सत्ता है तब भी, और आवाज़ नहीं उठा रहे हो। विपक्ष में हो तो वो भी साफ साफ कह दो, ताकि हम लोग तुम्हारे बारे में व्यवहार करना सुनिश्चित कर लें। लेकिन किसी भी पार्टी ने मुंह खोल करके कुछ नहीं कहा है। इसलिए अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब ये घोषणा करेंगे कि हम हिंदुओं की जो सनातनियों की भावना है उसकी अनुरूप कोई भी पार्टी देश में नहीं है। इसलिए सनातनी राजनीति करने के लिए जो नई पार्टी आए या जो नया प्रत्याशी आए, अब हम उसको वोट देना शुरू करेंगे। स्वामी जी लगातार अलग-अलग मुद्दों को लेकर वैमनस्यता क्यों बढ़ते जा रही है देश में? बहुत चिंता का विषय है। कैसे देखते हैं? लोग इसको बढ़ा रहे हैं बंधु, बढ़ नहीं रही है, बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण एक तरीका था जिसके द्वारा सत्ता काबिज सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता था। वो ध्रुवीकरण शुरू हुआ, अब वो ध्रुवीकरण धीरे धीरे फेल हो रहा है। तो अब उसमें कट्टरता लाई जा रही है, अब उसमें और पोटेंसी बढ़ाई जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो रहा है। ये देश के लिए कैसे अच्छा हो सकता है कि एक ही देश के नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए? ये देश के लिए कैसे हितकर हो सकता है? ये प्रश्न है, इसका कोई तो जवाब दे। आप कैसे एक ही देश के नागरिकों के सामने एक दूसरे को ताल ठोकने के लिए अवसर देते हैं? अब ये जब आपस में हम ताल ठोक देंगे तो फिर हमारा देश तो टुकड़े टुकड़े होगा ना। हमारे देश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे एक रह सकता है? जो हमारी अखंडता और एकता की कामना थी, उस कामना में इससे चोट लग रही है। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति अब इस हद तक जा रही है कि देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर बढ़ रहा है। भाई, आप जब हिंदू धर्म का पालन करिए, कितनी दृढ़ता से करिए, कोई कौन क्यों मना करेगा? आप अपने धर्म पालन में दृढ़ रहिए, लेकिन आप धर्म पालन में दृढ़ नहीं होंगे, आप दूसरे को नीचा दिखाने में दृढ़ हो जाएंगे कि जो हिंदू नहीं है हम उसको नीचा दिखाएंगे। ये हिंदू धर्म कब से हो गया? अगर कोई धार्मिक है तो उसको जिस धर्म में आस्था है उस धर्म में दृढ़ता रहनी चाहिए। इसमें तो हमें कोई बाधा नहीं है, किसी को कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि मैं मुसलमान को मार के भगाने के लिए खड़ा हूँ। अगर ये हिंदुत्व की परिभाषा है तो ये कब से बनी, किस शास्त्र से बनी, किस विद्वान ने कहा? तो ये तो कभी हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं रही ना। हमें हिंदू धर्म का पालन करने में दृढ़ होना चाहिए, हमें दूसरे के नीचा दिखाने में दृढ़ होने की क्या जरूरत है? महाराज जी, एमपी के शहरों में शराबबंदी हुई है, धार्मिक शहरों में, छत्तीसगढ़ में भी ये होना चाहिए क्या? अच्छा, धार्मिक शहर की क्या परिभाषा है? ऐसा सरकार माने कुछ जगह धार्मिक शहर है, बाकी सब धार्मिक शहर नहीं है। किस शहर में मंदिर नहीं है बताओ? किस शहर में धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं हैं? क्या मध्य प्रदेश के कुछ ही शहर धार्मिक हैं, बाकी सब अधार्मिक हैं? वहाँ शराब पीने की छूट दे दी जाएगी। ये जो दिखावा है कि हम जब अमुक दिन होगा तो उस दिन व्रत कर लेंगे, उस दिन उपवास कर लेंगे, उस दिन चंदन लगा करके फेटा मार करके घूमेंगे, हम बड़े धार्मिक हो जाएंगे। अरे 365 दिन धार्मिक रहना पड़ता है धार्मिक को। तो आपको अगर शराबबंदी करनी है और अगर आप ये मानते हैं कि शराब खराब चीज़ है तो पूरे प्रदेश से बंद करो। और अगर ये मानते हो कि हमको केवल दिखावा करना है तो कर लो जो करना है, कौन मना करता है? एयरपोर्ट से जो रास्ता शहर की ओर जाता है उसको सजाया जाता है, सब जगह पे हमने देखा। लेकिन बाकी जगह से जो रास्ते शहर में जाते हैं उसको क्यों नहीं सजाया जाता है? क्योंकि एयरपोर्ट से अच्छे अच्छे लोग निकल करके शहर में जाते हैं, इतना ऐसे गाड़ी में से चेहरा निकाल के देखते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा विकास हो गया। ये दिखावटी विकास है। वास्तविक विकास तो शहर के हर कोने में होना चाहिए। उसी तरह से अगर शराब खराब है तो उसको पूरे प्रदेश से बंद होना चाहिए, पूरे देश से बंद होना चाहिए। और अगर दिखावा करना है तो दिखावे की राजनीति तो होती ही रहती है, करते ही रहेंगे लोग। Subscribe the Bahujan News and like this video.